नमस्कार मित्रों, शारीरिक शिक्षा के अर्थ के अंतिम भाग को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। इससे पहले 2 भाग हम लोग संपादित कर चुके हैं। देखिए साथियों, मैं बहुत सीधे शब्दों में आपको स्पष्ट बता दूं, हम नेट जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम को क्रैक क्यों नहीं कर पाते। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम लोगों ने डीप स्टडी पे कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं होता है, और फिर जब नेट जैसे एग्जाम के अंदर डीप स्टडी आती है फिर हम लोग परेशान होते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने केवल शारीरिक शिक्षा के अर्थ के ऊपर ही 3 लेक्चर्स ले लिए हैं, और तीनों लेक्चर लगभग 1 घंटे 40 मिनट, पौने 2 घंटे की लगभग डेप्थ के आसपास है। यही चीज आपको भी समझनी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे आपको अगली बार मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए। साथ ही लाइक का बटन जरूर जाए। लाइक का बटन दबाने से हमारी शारीरिक शिक्षा ट्रेंडिंग में नंबर 1 आएगी, और बहुत सारे विद्वानों के एक क्लिक करते ही लेक्चर्स शारीरिक शिक्षा के अपलोड हो जाएंगे। साथ ही शेयर भी कर दीजिए, शेयर से दूसरों का फायदा होगा। पुनः आता हूं उसी बात के ऊपर। देखिए, हमने क्या कहा था, नेट जैसे डीप स्टडी एग्जाम के ऊपर हम लोगों ने केवल शारीरिक शिक्षा के अर्थ के ऊपर लगभग पौने 2 घंटे के लेक्चर्स दिए। वो इसलिए दिए हैं ताकि जिंदगी भर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेट जैसे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, आप लोग जिंदगी भर उनसे कंफ्यूज रहते हैं कि किस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं। बहुत उच्च स्तर के प्रश्न आते हैं, वही मैं आप लोगों के बीच में समाहित कर रहा हूँ। इसीलिए इस तरह के लेक्चर्स केवल शारीरिक शिक्षा के अर्थ को बाकी कॉलेजों के अंदर कहीं और 10 मिनट में क्लियर कर दिया जाता है। मैं यहाँ आपके लिए पौने 2 घंटे की ये वीडियोस लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत बहुत आपका मेरा साथ दीजिएगा, जिससे आप लोग नेट क्लियर करें और मुझे दिल से खुशी हो पाए। आपका भाई भरत सिंह गुर्जर। तो देखिए, लेक्चर नंबर 2 या शारीरिक शिक्षा के अर्थ भाग 2 में हमने स्पष्ट किया था कि शिक्षा की ऐसी विधि जिसमें बच्चे के संवेगों का सीधा सीधा संबंध होता है। और मैंने आपको जिम्नास्टिक्स खेल का एक एग्जाम्पल दिया था, और आपको ये बताया था कि बच्ची का पसंद जिम्नास्टिक खेल था, तो उसने बड़ी होकर वही खेल चुना, बचपन में उस जैसी क्रिया उसने करी। इसका एक सबसे सटीक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। जैसा कि आप चित्र देकर समझ ही गए होंगे, चित्र महान मुक्केबाज माइक टायसन का है। देखिए किस तरह से इस शब्द का रिलेशन निकलेगा इससे कि शारीरिक शिक्षा ऐसी क्यों है जिसमें संवेग सीधे बाहर आते हैं। कई बार आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, आपका मूड खराब होता है, आप किसी खेल को खेलने लग जाते हैं। अगर वॉलीबॉल खेलने गए तो आप बॉल के अंदर खींच कर मारेंगे, खींच कर स्मैश मारेंगे, दोनों हाथों से मारेंगे खींच के, क्योंकि आपका मूड खराब है। किसी दिन आप घर से बहुत ही चीयरफुल मूड के अंदर निकले हो, बहुत अच्छे वातावरण के अंदर निकले हो, तो आप लोग गेम के अंदर वही एक्टिविटी करोगे जिससे आपको चीयरफुलनेस मिले। अब माइक टायसन की कहानी भी आप सुन लीजिए। मैंने पहले भी बताया है, दोबारा बहुत संक्षिप्त शब्दों के अंदर बता दूं कि माइक टायसन एक गली का मुक्केबाज, या जिसको कह सकते हैं गली का गुंडा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी को भी गली के अंदर मार देता था मुक्कों से। उनके कोच ने उसकी इस प्रतिभा को देखा और ये देखा कि इस बच्चे के अंदर एक नेचुरल टैलेंट है। अब जरूरत क्या है, यह बच्चा वास्तव में शिक्षित नहीं हो पाया है, इसे शिक्षा की किसी ऐसी पद्धति से जोड़ा जाए जिस पद्धति के अंदर इसके अंदर के संवेग, देखिए संवेग नेचुरल होते हैं, संवेग प्राकृतिक होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, मूल प्रवृत्ति, चिड़िया का चहचहाना, शेर का दहाड़ना, गधे का रैंकना, तो उन्हीं से जुड़े संवेग होते हैं। जो क्रोधी आदमी होता है वो सदैव गुस्से के संवेग दिखाता है, जो कामुक आदमी होता है वह सदैव डोरे डालने वाली बातें करता है, जो सहयोगी आदमी होता है सदा प्रेम प्यार वाली बातें करता है, जो अंतर्मुखी आदमी होता है वह बहुत कम सहयोग की भावना रखता है। तो माइक टायसन के अंदर जो संवेग थे वह क्रूर और क्रोधी प्रवृत्ति के थे। ये क्रोधी उसकी प्रवृत्ति थी, उससे जुड़े क्रोधी उसकी प्रवृत्ति, उससे जुड़े जो क्रूर संवेग थे, हर चीज के ऊपर वो निकालता था। तो शारीरिक शिक्षा के अंदर जब उसको उसका कोच लेकर आया, उसकी प्रवृत्ति क्या थी, क्रोधी। टिल लास्ट बाउट, इवांडर होलीफील्ड से उसने जो लास्ट बाउट लड़ी, लास्ट बाउट में चूंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, इवांडर होलीफील्ड भी ज्यादा उम्र का था, लेकिन माइक टायसन ने उस वक्त लंबे समय से अभ्यास छोड़ा हुआ था, वह लास्ट बाउट में आया। उससे पहले वो
49 नॉकआउट बाउट कर चुका था। प्रवृत्ति क्रोधी थी। इवांडर होलीफील्ड ने जब उसके ऊपर मुक्के बरसाना शुरू किया, माइक टायसन को गुस्सा आया, और माइक टायसन जब क्रोधी प्रवृत्ति थी, क्रोध उसको आ रहा था, तो क्रोध को निकाले कैसे? तो चूंकि उसकी प्रवृत्ति क्रोधी थी, तो उससे जुड़े हुए संवेग निकल कर आए। संवेग कैसे? क्रूर। और जब माइक टायसन से मुक्कों को झेला नहीं जा सका, तो उसने होलीफील्ड का कान काट लिया। ये क्रूर प्रवृत्ति थी, जिसकी वजह से बहुत विवाद चला उस बाउट के ऊपर, काफी लंबे समय तक बैन भी रखा गया। बाद में शायद टायसन ने आकर उसके लिए माफीनामा भी मांगा। लेकिन देखिए, यही चीज है, शारीरिक शिक्षा में उसके संवेग सीधे सीधे बाहर आए। फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, गुस्से में हूं तो तेज तेज किक मारूंगा। बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूं तो बोर्ड के ऊपर तेज से शूटिंग करूंगा। सेम ऐसे ही बॉक्सिंग खेलने जब गया, तो मेरे संवेग कैसे थे? मेरे संवेग क्रूर प्रवृत्ति के थे, क्योंकि मैं क्रोधी प्रवृत्ति का आदमी हूं। तो माइक टायसन के साथ जब ये घटना हुई, तो ना चाहते हुए भी उसके संवेग अपने आप बाहर आ गए। टायसन ने बाद में इसको माना, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन पता नहीं दिमाग के किस हिस्से ने मुझे धकेला और मुझे कान काटने के ऊपर मजबूर कर दिया। तो बहुत सटीक एग्जाम्पल है इसके अंदर। देखिए, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चा खिलौने से खेलता है, शारीरिक शिक्षा का ही भाग है। अभी हमने पढ़ा सॉलिटेयर गेम, कंपेरल गेम, पैरेलल गेम, एसोसिएटिव गेम। बच्चा जब खुश होता है तो वो खिलौने को प्यार से उलटता है, पलटता है, लेकिन जब वो गुस्से में होता है तो खिलौने को फेंक देता है। हम उसको फिर देते हैं, फिर खिलौने को फेंक देता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अभी क्रोधी है, और क्रोधी है तो उसके अंदर क्रूरता के संवेग प्रवट हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जिसे परिवर्तित नहीं कर सकते। संवेगों को परिवर्तन किया जा सकता है। कभी मैं आपके मूल प्रवृत्ति और संवेग का चैप्टर लूंगा, तब बताऊंगा। दो विधियां होती हैं, दमन विधि और शोधन विधि। संवेगों के परिवर्तन की दो विधियां होती हैं, एक दमन विधि और एक शोधन विधि। दमन विधि को मनोवैज्ञानिकों ने अच्छा नहीं माना है, क्योंकि दमन विधि में आप किसी के संवेग को दबा रहे हैं तो वो कभी ना कभी बाहर निकलेंगे। बलात्कारी लोगों के संवेगों को दबाया जाता है, और इसी वजह से जब कभी उनके संवेग बाहर निकलते हैं तो वो बच्ची की उम्र भी नहीं देखते, इसलिए कभी दमन नहीं किया जाना चाहिए। शोधन विधि में उस व्यक्ति के संवेगों को दूसरी दिशा में आप ले जाइए। जैसे माइक टायसन का एग्जाम्पल, सबसे सटीक एग्जाम्पल। उसके संवेग कैसे? क्रूर। उसका शोधन कर दिया गया। वो क्रूरता पहले गली में लड़ने में, मुक्के मारने में निकालता था, अब वो क्रूरता कहां निकालता है? बॉक्सिंग रिंग में। क्रूर वो अभी भी है, इतिहास का सबसे क्रूर मुक्केबाज कहा जाता है। 49 नॉकआउट बाउट्स उसके नाम है। लेकिन देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि शारीरिक शिक्षा ने उसके संवेगों को शोधन विधि के माध्यम से परिवर्तित कर दिया, और क्रूर माइक टायसन को एक महान माइक टायसन, बॉक्सर माइक टायसन में बदल दिया। संवेग उसके अभी भी वही है, प्रवृत्ति उसकी अभी भी क्रोधी है। यह शारीरिक शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे सटीक उदाहरण है। सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, सब्सक्राइब। तो स्पष्ट होता है, लंबी चौड़ी हमने एक क्लास शारीरिक शिक्षा के अर्थ के ऊपर ले ली, और अब हम लोग समझ चुके हैं कि शारीरिक शिक्षा अपने आप में एक शिक्षा ना होकर एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्तित्व प्रबंधन करता है, जो व्यक्तित्व को अपने आप में निखार देता है। माइक टायसन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, साथ ही साथ मैराडोना का भी एग्जाम्पल है, गरीब घर का बच्चा था। तो देखिए, समझिए, इस शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। शारीरिक शिक्षा का मनोरथ केवल शरीर सेहतमंद और सुंदर बनाने का ही नहीं। शारीरिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने मस्कुलर बॉडी बना ली, आप हैवी वेट चैंपियन हो गए, आपकी डोले शोले बहुत अच्छे हो गए। शारीरिक शिक्षा होल रूप में क्या कहना चाह रही है? यह एक ऐसा शिक्षा प्रबंध है, मैनेजमेंट है एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन का भाग है, लेकिन शारीरिक शिक्षा तो भैया सबसे अलग है ना। सुबह, दोपहर, शाम, जब आप बीपीएड में थे तो आपकी क्लासों को याद कीजिए। मॉर्निंग एक्टिविटी, आफ्टरनून थ्योरी क्लास, और इवनिंग आपकी फिर से प्रैक्टिकल क्लास। क्या किसी शिक्षा के और विषय में ऐसा आपने देखा है जहां ट्रैक पर दौड़ाया जाता हो, 3 टाइम बुलाया जाता हो, आवासीय व्यवस्था हो? तो ये तो एक अपने आप में शिक्षा का मैनेजमेंट है सब जगह, अपितु जिससे मनुष्य का बहुमुखी विकास हो सके। ये सबसे बड़ी बात है कि यह एक ऐसा शिक्षा प्रबंध है जिससे मनुष्य का बहुमुखी विकास हो जाए। देखिए, जब मैं व्यक्तित्व की बात करता हूँ, पर्सनालिटी की बात करता हूँ, तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के 3 डोमेन होते हैं, पहले भी बताता आया हूँ। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक क्षमता, कॉग्निटिव डोमेन व्यवहारात्मक क्षमता, अफेक्टिव डोमेन भावात्मक क्षमता। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक क्षमता, अच्छे बुरे की पहचान होना या ना होना। कॉग्निटिव डोमेन व्यवहारात्मक क्षमता, अच्छे बुरे की तो पहचान आपको है, लेकिन किस स्थिति में
कैसा व्यवहार आपको करना है ये आप जानते ही नहीं, व्यवहार कुशल नहीं है। खेल के मैदान में आप खेल रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, इट्स नॉट अलाउड। शारीरिक शिक्षा यही सिखाती है। और अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षमता, माइक टायसन किसी को मुक्के से मार रहा है तो सामने वाला मुक्केबाज रिंग के अंदर रोएगा नहीं बल्कि उसका मुकाबला करेगा, ये शारीरिक शिक्षा सिखाती है। जब ये तीनों डोमेन्स एक व्यक्ति के संतुलित स्थिति के अंदर हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सर्वांगीण विकास वाला व्यक्ति कहा जाता है और यही बहुमुखी विकास कहलाता है। और शारीरिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य या एकमात्र लक्ष्य भी यह है मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अगर किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी प्रश्न हो और वहां आपको कोई भी प्रश्न के अंदर ये लाइन दिखती हो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, आप लोगों को आंख बंद करके उसको टिक कर देना है, क्योंकि ये शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो, उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो। महान शारीरिक शिक्षा विलियम्स की पंक्तियों पर आप गौर कीजिए। शारीरिक शिक्षा के अर्थ के संदर्भ में कितना खूब लिखा है उन्होंने 2 पैरा लिखे हैं, चंद शब्दों में उन्हें इसे समेटा। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा सनातन और मौलिक शिक्षा है। समझिए इसे, सनातन किसे कहते हैं? सनातन मतलब जो शाश्वत हो, हजारों सालों से जिसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, हजारों सालों से जो एक जैसी चल रही हो। जैसे धर्म के बारे में कहा जाता है, धर्म की जो परिभाषा है कभी बदली नहीं गई। प्रत्येक धर्म का अपना अपना एक इतिहास होता है। सभी धर्म, कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई चर्च में जाकर प्रे करता है, कोई गुरुद्वारे में मत्था टेकता है और कोई कुरान पढ़कर, कोई अन्य तरीके से अपने धर्म के प्रति इजहार प्रकट करता है। सेम ऐसे के ऐसे विलियम्स का ये कहना है कि शारीरिक शिक्षा सनातन शिक्षा है, सदियों से चली आ रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि सर कोई परिवर्तन कैसे नहीं हुआ? परिवर्तन तो आज की डेट में विज्ञान इसमें शामिल हो गया है, परिवर्तन तो 100% होना ही होना चाहिए। तो देखिए, मैं इसलिए स्पष्ट कर दूं कि विलियम्स ने ये भी कहा कि ये सनातन शिक्षा तो है लेकिन ये मौलिक शिक्षा भी है। अब मौलिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? मौलिक जो मूल से हो, मौलिक जिसे सिखाया नहीं जाए, मौलिक जो आधार हो, मौलिक जो एक से दूसरे में बिना सिखाए ही ट्रांसफर हो जाए। और यही तो शारीरिक शिक्षा है। बताइए, क्या आपको चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, फेंकना, कूदना ये किसी ने सिखाया? बच्चा जन्म लेता है, लेटकर फिर धीरे धीरे बैठता है और फिर बैठने के बाद घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर लड़खड़ाना शुरू करता है और फिर पूर्णतया चलना शुरू कर देता है और फिर भागना शुरू कर देता है। यही तो हर पीढ़ी दर पीढ़ी होता आ रहा है। मैंने भी यही किया, मेरे पिता ने भी यही किया, मेरा पुत्र भी ये करेगा और उसका पुत्र भी यही करेगा। इसको कौन सिखाएगा कि रेंगना किसे कहते हैं, लुढ़कना किसे कहते हैं, फिसलना किसे कहते हैं? ये तो मौलिक एक्टिविटी है, फंडामेंटल एक्टिविटीज है। इसीलिए तो जिम्नास्टिक्स को मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। जिम्नास्टिक्स के बारे में कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में सारे मौलिक मूवमेंट शामिल हैं जो हम जन्म के बाद करते हैं। दौड़ना, उछलना, कूदना, भागना, फेंकना या जंप करना, ये सब है। इसलिए विलियम्स ने यह कहा कि यह एक सनातन और मौलिक शिक्षा है। दूसरे भाग में विलियम्स ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि यह वो मौलिक शिक्षा है जिसको सिखाने के लिए कोई नहीं आता। क्यों? अगर पहली बार एडम और ईव जब आए थे, आदम और हव्वा आए थे, अगर विलियम्स ये कह रहे हैं कि ये सनातन और मौलिक शिक्षा है, सीखने की जरूरत नहीं है, तो उनको किसने सिखाया? तो देखिए, उनको किसने सिखाया? विलियम्स स्पष्ट कहते हैं कि जब एंशिएंट पीरियड में मनुष्य के पास आग जलाने के लिए कोई उपकरण नहीं था, मनुष्य को भोजन पकाना नहीं आता था, मनुष्य को लकड़ी काटना नहीं आता था, मनुष्य को शिकार के लिए तलवार बंदूक उपलब्ध नहीं थे, तो उसने जीवन में संघर्ष किया। और इसे चार्ल्स डार्विन का संघर्षवाद का, उत्तरजीविता का बढ़िया एग्जाम्पल कहा जाता है कि जो संघर्ष करेगा, जो सर्वाइव करेगा, वह जीवित रह जाएगा और जो इस संघर्ष सर्वाइव की दौड़ में पीछे रह जाएगा, उसकी संतति खत्म हो जाएगी। तो विलियम्स ने कहा कि प्रथम शारीरिक शिक्षक वह था जिसने भूख मिटाने के लिए समुदाय को दौड़ना, लड़ना और फेंकना सिखाया। वाजिब बात कही उन्होंने। उस वक्त, आज से 5,500 साल पहले, जब
हमें हमारी संतति के इतिहास को शुरू माना जाता है। उस वक्त कोई बताने नहीं आया था कि भाले को ऐसे मारो या ऐसे मारो, पत्थर को ऐसे मारो या ऐसे मारो। उन्होंने तो एक काम किया, एक टोली बना ली, और टोली बनाकर, चूंकि भूखे थे वो लोग, उन्हें कुछ करना था। तो देखिए ये दोनों चित्र एग्जाम्पल में आप देखिए, उस वक्त जानवर भी बड़े विशालकाय हुआ करते थे। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, डायनासोर्स खत्म हो गए, उस वक्त बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। मनुष्य एक बहुत ही छोटा प्राणी था, लेकिन उसके अंदर एक शक्ति थी कि भगवान ने उसको दिमाग दिया था, जिसको यूज कर कर वह काम संपादित कर सकता था। उसी दिमाग का प्रयोग करते हुए दोनों चित्रों के ऊपर आप गौर कीजिएगा, मनुष्य ने, ये होमोसेपियंस जाति है, जब मनुष्य पैदा हुआ था तो उसके पूंछ भी थी, बंदर जैसा रूप था। ये तो परिवर्तित होते हुए आज हम लोग पूर्णतया मानव के रूप में आ गए हैं। बाकी हमारे पूर्वज तो बंदर ही थे। आज भी हमारे कॉकिक्स टेलबोन आप देखिएगा, जहां मेरुदंड खत्म होता है, अंतिम हड्डी, रीढ़ की हड्डी कॉकिक्स कहलाती है, जिसे टेलबोन, पूंछ कहा जाता है। कभी जोर से जमीन पे गिर के देखना, हिप्स के बल आपको पता लग जाएगा चोट कहाँ लगेगी। तो विलियम्स का ये कथन था। इस तरह से मनुष्य ने आदि काल के अंदर पहली बार अपनी भूख मिटाने के लिए शारीरिक शिक्षा का बिना किसी प्रयोग के स्वेच्छा से अपने जीवन में समावेशन कर लिया। भूख मिटाने के लिए वह जानवरों के पीछे दौड़ा, उसने जानवरों से लड़ाई भी की, उन्हें मारने के लिए हथियार भी चलाए, फेंके और उन्हें कच्चा खाया। फिर किसी दिन पत्थर से पत्थर रगड़ा तो वह आग जलाना भी सीखा, फिर उसने उस मांस को पकाकर खाया। अल्टीमेटली बात यही निकल कर आती है कि यह सनातन और मौलिक शिक्षा थी, जो विलियम्स की बात सर्वमान्य मानी जाती है। हैरिसन जैसे महान विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये बताया कि शारीरिक शिक्षा मानव क्रिया मतलब गति के अध्ययन, अभ्यास और बोध की कला है। समझिए इस चीज को। हैरिसन जो थे, अरस्तु के स्टडी बेस्ड बहुत ज्यादा थे। हैरिसन अरस्तु की अध्ययन को बहुत ज्यादा अपना मानते थे। तो हैरिसन ने जब अरस्तु का अध्ययन पढ़ा, अरस्तु के बारे में आप जानते हैं, अरस्तु किन्सियोलॉजी के पिता में या जनक कहलाते हैं। और अरस्तु ने मानव क्रिया मतलब ह्यूमन मूवमेंट के ऊपर शोध किया। ह्यूमन मूवमेंट के ऊपर लाइसियम नामक स्कूल के ऊपर, स्कूल जो उनकी थी, वहां अध्ययन करके बहुत सारी किन्सियोलॉजी के अंदर जानकारी उपलब्ध कराई। हैरिसन ने भी यही कहा कि शारीरिक शिक्षा, समझिएगा इस चीज को, शारीरिक शिक्षा अपितु एक शिक्षा ना होकर मानव में मूवमेंट कैसे होता है, क्रिया कैसे करता है। देखिए शारीरिक शिक्षा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन के मूवमेंट क्या है, श्वसन लेना, अंदर श्वसन बाहर निकालना। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, पाचन तंत्र, खाना खाते हैं तो आमाशय कैसे गति करता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे होता है, ठीक है। ह्यूमन मूवमेंट, कंकाल कैसे चलता है, मांसपेशियां कैसे बल पैदा करती है। या फिर इससे और बढ़ के मैं बात करूं, मौलिक शिक्षा के ऊपर आइए, क्या था, चलना, फेंकना, दौड़ना, उछलना, कूदना, यही तो सब क्रिया या गति है। अब इन्हीं का हमने अध्ययन किया है शारीरिक शिक्षा में। वॉकिंग की किन्सियोलॉजी, रनिंग की किन्सियोलॉजी, मैकेनिक्स का इफेक्ट बॉडी के ऊपर, श्वसन दौड़ते टाइम तेज क्यों हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ क्यों जाता है, यही तो सब अध्ययन करते आए हैं। तो ये हैरिसन ने समझाया कि शारीरिक शिक्षा मानव क्रिया, जिसे गति भी कहा जाता है। देखिए फिर समझिएगा इस चीज को, गति का मतलब ना केवल चलना दौड़ना नहीं, हम श्वसन कर रहे हैं, ये भी मांसपेशियों की गति है, ये क्रिया है। हम भोजन अंदर खा रहे हैं, वो लुगदी से ईसोफेगस से अंदर स्टोमक तक जा रही है, वो भी क्रिया है। हम लोग अभी बोल रहे हैं, यह भी तो सीएनएस की क्रिया है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुझे बोलने के लिए आदेश ही नहीं देगा तो मुझे क्या पता कि क्या शब्द बोलने हैं। तो उसने कहा कि इन्हीं का अध्ययन है। अच्छा, का अभ्यास हर खिलाड़ी को, देखिए कितना ही बड़ा, चाहे ओलंपिक का वर्ल्ड चैंपियन हो, सर्गेई बुबका, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने ही रिकॉर्ड को 5 बार पोल वॉल्ट में तोड़ा, क्या एक बार रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उसने प्रैक्टिस बंद कर दी? नहीं। फिजिकल एजुकेशन यही कहती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और वर्तमान में तो मॉडर्न जो सिस्टम चल रहा है उसमें तो ये कहा जाता है कि करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आपने प्रैक्टिस बंद कर दी, अभ्यास बंद कर दिया, तो आपका डिक्रीज वहां से शुरू है। मांसपेशियों के बारे में भी ये कहा जाता है कि मांसपेशियों के अंदर एट्रोफी
और डिस्ट्रॉफी, सॉरी हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी और डिस्ट्रॉफी, 3 चीजें आती है। अगर व्यायाम करेंगे तो मांसपेशी का आकार बढ़ेगा, जिसे हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। अगर व्यायाम करना छोड़ देंगे तो मांसपेशियां पतली हो जाएंगी, जिसे एट्रॉफी कहा जाता है। बहुत लंबे समय तक अगर व्यायाम नहीं किया, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो मांसपेशियां जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी, दुर्बल काय हो जाएंगी, जिसे डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा सड़क किनारे कुछ भिखारी पड़े रहते हैं, जिनकी बॉडी बिल्कुल ही ऐसी हो जाती है मरणासन अवस्था में। तो यही हैरिसन ने कहा कि शारीरिक शिक्षा मानव क्रिया, गति के अध्ययन, अभ्यास व बोध की कला है। समझिएगा इस चीज को। बोध क्या कहता है? ये रिलेशन निकालता है। शारीरिक शिक्षा अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम स्पोर्ट्स साइंस भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम हेल्थ योगेशन भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम योगा भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम रिक्रिएशन भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम एनाटॉमी भी पढ़ते हैं। कोई और विषय है ऐसा? आईएएस का एग्जाम भी इतना जटिल नहीं होता जितना इतना जटिल होता है, क्योंकि यहाँ हमको बोध कराया जाता है। अगर खिलाड़ी बॉल में किक मारने जा रहा है तो उसकी मसल्स का मूवमेंट क्या होगा, किन्सियोलॉजी बताएगी, कौन सी हड्डी कैसे इफेक्ट करेगी, एनाटॉमी बताएगी, हृदय की दर क्यों बढ़ी, फिजियोलॉजी बताएगी, मस्तिष्क में विचार क्या चल रहे हैं, साइकोलॉजी बताएगी, उसको किस तरह से बॉल को किक करना है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या खेल प्रशिक्षण बताएगा, उसका फॉलो थ्रू कहाँ जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन और लर्निंग बताएगा, प्लस पीछे उसने क्या सीखा, आगे क्या सीखेगा, ये सब उसको खेल के सिद्धांत सिखाएंगे। इसीलिए ये चीज हैरिसन ने कही और उसने इसको इंग्लिश के अंदर भी अच्छे से अनुवाद किया। उसने कहा फिजिकल एजुकेशन इज द स्टडी, प्रैक्टिस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन। कला और विज्ञान का मिश्रण है क्या? शारीरिक शिक्षा। इसलिए शारीरिक शिक्षा में कला, हम लोग इतिहास भी पढ़ते हैं, संस्कृति पढ़ते हैं, ओलंपिक भी पढ़ते हैं, विभिन्न खेलों का आयोजन कैसे वो भी पढ़ते हैं, समस्त खेलों की जानकारी लेते हैं, एंड साइंस फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, किन्सियोलॉजी, मैकेनिक्स, ये सब पढ़ते हैं। इन्हीं के साथ बेकमर और बक नाम के विद्वानों ने ये कहा, फिजिकल एजुकेशन नॉट ओनली फुलफिल्स ए यूनिक रोल इन एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन ऑन नॉट ओनली फुलफिल ए यूनिक रोल इन एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, यूनिक रोल का है, यूनिक फिजिकल एजुकेशन जैसा कोई संपादित नहीं कर सकता, बट इट ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूलिंग प्रोसेस। इन लोगों ने ये कहा कि ये स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग होना चाहिए। स्कूल के अंदर एक शारीरिक शिक्षक अनिवार्य तौर पे होना चाहिए, और तभी तो हम लोग बच्चे को संवेदना या बोध की शिक्षा सिखा सकते हैं। विश्व के महानतम पेडागोगिस्ट और एजुकेशनिस्ट स्विट्जरलैंड के पेस्टोलॉजी, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जब शिक्षा शब्द को शरीर के संयोजन में लिया जाता है, जब शिक्षा को हम शरीर से जोड़ देते हैं, तो यह शिक्षा की उस प्रक्रिया की तरफ संकेत करता है जहां मानव शरीर स्वस्थता एवं कौशल का विकास करता है। मतलब स्वयं पेडागोगी के महान विद्वान, स्वयं विश्व के महानतम शिक्षक पेस्टोलॉजी ने यह कहा कि शिक्षा का शरीर के संबंध में जब हम उल्लेख करते हैं, तो शरीर के संदर्भ में उल्लेख करते वक्त आपको यह पता होना चाहिए कि यह शिक्षा की उस प्रक्रिया को इंगित कर रहा है जहां मानव शरीर स्वस्थता एवं कौशल का विकास करता है। कैसे? समझिए इसको। मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ एक बुजुर्ग महिला फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, शारीरिक व्यायाम कर रही है, और नीचे विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट भी रनिंग कर रहा है। दोनों की फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, दोनों शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन दोनों की शारीरिक क्रिया में क्या अंतर है? दोनों की शारीरिक क्रिया के अंदर ये अंतर है कि पेस्टोलॉजी ने कहा, फिर से आइए इस परिभाषा के ऊपर, जब शिक्षा शब्द को शरीर के संयोजन में लिया जाता है तो यह शिक्षा की उस प्रक्रिया की तरफ संकेत करता है जहां मानव शरीर स्वस्थता, बुजुर्ग महिला जो फिजिकल एक्टिविटी कर रही है वह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रही है, ताकि उसके हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा इफेक्ट ना पड़े, मसल्स के अंदर एक टोन बरकरार रहे, ब्रीदिंग की रेट जो है वो एज इट इज रहे, बुढ़ापे के अंदर जॉइंट्स के अंदर आर्थराइटिस की समस्या ना आए, लैक्टिक एसिड कम जले तो कम बने,
तो ये पेस्टोलॉजी की बिल्कुल सटीक परिभाषा है कि बुजुर्ग जो लोग कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा ही तो कर रहे हैं, वो 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो फिट रहें। इसमें भी तो वो शिक्षा का माध्यम शारीरिक गतिविधियों को अपना रहे हैं, स्वयं को सीख दे रहे हैं कि आफ्टर एज ऑफ 60 हमारे मूवमेंट्स स्लो हो सकते हैं, लेकिन हमको स्लो मूवमेंट्स के ऊपर भी फिजिकल एक्टिविटी संपादित करानी ही करानी है। अब दूसरी चीज देखिए, जहां पेस्टोलॉजी ने कहा कि स्वस्थता एवं कौशल, नीचे विश्व का महानतम धावक जो कौन? यूसेन बोल्ट जब फिजिकली एक्टिविटी कर रहा है, दौड़ तो सब रहे हैं, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी किस लिए कर रहा है? अपना कौशल दिखाने के लिए कि आई एम द बेस्ट इन 100 एंड 200 मीटर, ये मेरा कौशल है, ये मेरी स्किल है कि मैं दौड़ तो सब रहे हैं, लेकिन मैं विश्व में दौड़ने में सबसे कम समय लगा रहा हूं। तो इस तरह से महान शिक्षक, महान पेडागोगिस्ट पेस्टोलॉजी की ये शाब्दिक परिभाषाएं बिल्कुल सटीक इंगित करती है कि शारीरिक शिक्षा जीवन के अंतिम पड़ाव तक काम आती है, यही शारीरिक शिक्षा का अर्थ है। लेकिन जब शारीरिक शिक्षा की हम लोग संदर्भ लें तो मानव शरीर में दो संदर्भ अलग अलग हो जाएंगे, स्वस्थता एक तरफ, कौशल एक तरफ। चाहे आदमी 80 का हो जाए, लेकिन उसे वॉकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो वो बेड पर गिर जाएगा। पेस्टोलॉजी ने ये चीज कही। तो स्वस्थता के लिए भी हम शारीरिक शिक्षा को अपनाते हैं। और दूसरी बात, जब हम लोग अपने ऑप्टिमम स्टेज पे होते हैं, जब हम पीक पे होते हैं, हम जवान होते हैं, उस वक्त शारीरिक शिक्षा को हम लोग अपनाते हैं अपने स्किल को दर्शाने के लिए। किसी न किसी रूप में शारीरिक शिक्षा आई। और यही संदर्भ अगर मैं दे दूं बच्चे के लिए, बच्चा खिलौने से तोड़ता है, मोड़ता है, फरोड़ता है। बच्चा खिलौने को तोड़कर मड़ोड़कर क्या करता है? वो अपना कौशल दिखाना चाहता है अपने पेरेंट्स को कि देखिए मैं इस खिलौने को ऐसे ऐसे कर सकता हूं। एग्जैक्टली, दीज आर ऑल फिजिकल एक्टिविटीज, दे कैन शो देयर कैपेबिलिटीज। तो इसी के आधार पर हम लोग शारीरिक शिक्षा के अर्थ को परिभाषित कर चुके हैं। पेस्टोलॉजी इतने महान विद्वान थे जिन्होंने अपना आइडियल थॉट ये बनाई कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले ब्रेन का प्रयोग करो, फिर लिखना शुरू करो, और फिर उसके अंदर आपका दिल शामिल होना चाहिए। ये पेस्टोलॉजी का कहना था, और यही तो शारीरिक शिक्षा कहती है। शारीरिक शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं? सीएनएस का एक्टिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शिथिल हो गया तो हमें मानसिक थकान, मेंटल फटीग आने लग जाती है, जिससे न्यूरॉन्स के सिग्नल्स कमजोर हो जाते हैं और मांसपेशियां कार्य करने में शिथिलता बरतने लग जाती है। यही उसने कहा और यही हम कह रहे हैं। सिर, हाथ और दिल हमारा अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हार्ट की पंपिंग बहुत तेज होनी चाहिए। तो बस शब्दों का अंतर है, शारीरिक शिक्षा के विद्वान इसको किस तरह से, सामान्य शिक्षा के विद्वान इसको किस तरह से, लेकिन सबने अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि पिछले 3 भागों में इस भाग समेत आप लोग शारीरिक शिक्षा के अर्थ को नेट जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम के लिए समझ गए होंगे। साथ ही मुझे विश्वास है कि नेट जैसे एग्जाम को अब आप लोग बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो आपका भरत सिंह गुर्जर, साथ बनाए रखना, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। इतनी ही डीप स्टडी आपके लिए आगे लाता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं आपको। आपका भरत सिंह गुर्जर।